नमस्कार दोस्तों, आरएमएस के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हमारा जो पेपर चल रहा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग का, उसमें हम आज इकाई 5 पढ़ेंगे, कक्षा प्रबंधन। ये हमारे इस पेपर की क्या है, लास्ट इकाई है। और लास्ट इकाई में आज हम पढ़ने वाले हैं आपके सामने कक्षा प्रबंधन कि कक्षा का एक स्टूडेंट के लिए कक्षा का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है। एक स्टूडेंट को कक्षा में सिखाने के लिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल की जाती हैं या किस प्रकार उसका जो ध्यान है उसको आकर्षित किया जा सकता है, तो ये चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले उत्तेजक शिक्षक वातावरण इसके अंदर आता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर उत्तेजक शिक्षण वातावरण। उत्तेजक शिक्षण वातावरण मतलब स्टूडेंट जब भी क्लास के अंदर आएगा, जब भी क्लास के अंदर बैठेगा और वो अपना शिक्षण कार्य जब करता है तो उसके लिए उस वातावरण का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मतलब जब बालक क्लास के अंदर आएगा तो उसका वातावरण कैसा है, उसको बिठाने के लिए जो जगह है, जो कक्षा कक्ष है वो कैसा है, उसका वातावरण क्या है, वो वहां पर जो अन्य बच्चे हैं, शिक्षक हैं, ये सारी चीजें जो हैं उसके शिक्षण पर क्या करती हैं, डिपेंड करती है। लेकिन इसके अलावा जो हमारी छात्र की रुचि भी इसके ऊपर डिपेंड करती है। छात्र की रुचि ये हमारा क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि यदि किसी भी बालक को आप कोई भी शिक्षण कार्य करवा रहे हैं और यदि वो बालक शिक्षण कार्य को अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहा है तो इसका कारण है कि उस छात्र की इस टॉपिक के अंदर, इस बिंदु के अंदर कोई भी रुचि नहीं है या उसके अंदर रुचि बहुत कम है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ावा देना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ावा देना पड़ेगा। मतलब एक जो छात्र है उसकी रुचि उस टॉपिक के अंदर, उस सब्जेक्ट के अंदर, उस बिंदु के अंदर इतनी होनी चाहिए कि वो उसको पढ़ना चाहे। मतलब उसके अंदर एक रुचि उसकी पैदा हो जाए। जब उसके अंदर ये रुचि पैदा हो जाती है तो वो ऑटोमेटिक ही उसका ज्ञान अर्जित करने की प्रेरणा उसके अंदर आती है और वो उसका ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करता है। यहाँ पर यदि अपन बात करें तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन कौन से अन्य कार्य हैं जो भी इसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें अगला जो होता है वो होता है संज्ञान व सीखना। संज्ञान और सीखना। संज्ञान और सीखना जो है, जैसे माना कि जो डिसेबल बच्चे होते हैं, जो विकलांग बच्चे होते हैं, वो अपने जो उनके जो विचार होते हैं वो अमूर्त विचार होते हैं। उनके कैसे विचार होते हैं, उनके अमूर्त विचार होते हैं। किनके? विकलांग बच्चों। कौन से बच्चों के? विकलांग जो बच्चे होते हैं उनके विचार अमूर्त होते हैं और उन अमूर्त विचारों से की सहायता से हम एक शिक्षक जो होता है वो अपने अनुभव के आधार पर इन बालकों को जो है वो शिक्षा देता है, मतलब ज्ञान देता है और उनको कोई भी कौशल सिखाने में क्या होता है, सक्षम होता है। अगली जो चीज होती है इनकी व्यावहारिक, भावनात्मक और सामाजिक। अगली होती है इनकी भावनात्मक, व्यावहारिक व सामाजिक। ये तीनों चीजें जो हैं वो एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसका व्यवहार कैसा है, उसके जो भाव हैं, बालक के जो भाव हैं वो कैसे हैं और उसकी समाज के अंदर जो सामाजिक रुचि है, सामाजिक कार्यों में जो रुचि है वो उसकी कैसी है। यदि ये सारी चीजें उसकी अच्छी होती हैं, अच्छी भावना है, व्यवहार अच्छा है, सामाजिक व्यवहार उसका अच्छा है
तो उसको एक क्या होता है, एक समुचित वातावरण बनता है। क्या बनता है? एक समुचित वातावरण बनता है और इस समुचित वातावरण से वो अपना क्या करता है, शिक्षण कार्य संपन्न करता है। इससे क्या करता है? वो शिक्षण कार्य संपन्न करता है। एक होता है हमारी संचार व बातचीत। संचार व बातचीत, संचार का मतलब होता है आदान प्रदान करना किसी भी चीज को, और बातचीत का मतलब होता है बातें करना। लगभग दोनों चीजें सेम है। जैसे मैं आपसे कोई बात करूंगा तो मेरे विचार आप तक आए, आप मुझसे बात करेंगे तो मैं आपके विचार मुझ तक आए। तो इससे क्या होता है कि एक दूसरे का जो ज्ञान होता है, एक दूसरे की जो सीख होती है, वो एक दूसरे को ट्रांसफर होती है। यदि हम ऐसे बच्चों की संचार व्यवस्था और उनसे बातचीत करने का जो तरीका है, उनको यदि हम अच्छे ढंग से निभाते हैं तो उन बच्चों को हम शिक्षा देने में, उनके शैक्षणिक कार्य में या उनके शैक्षणिक कार्य के वातावरण में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। संवेदी और शारीरिक, अगली चीज होती है संवेदी और शारीरिक। ये भी हमारे जो विशेष आवश्यकता वाले या आपके जो विकलांग बच्चे होते हैं, डिसेबल बच्चे होते हैं, उनके लिए संवेदी और शारीरिक, ये भी हमारे क्या है कि बहुत ही विशेष हमको ध्यान देने की इस पर आवश्यकता होती है। एक स्पेशल जो टीचर होता है, स्पेशल एजुकेशन में जो अध्यापक होता है, स्पेशल एजुकेटर जिसको अपन बोल सकते हैं, वो अपने किसी भी उपकरणों के द्वारा किसी भी आपके कोई भी स्थान चेंज करके, मतलब इसमें शारीरिक भी आएगा, संवेदी भी आएगा। संवेदी मतलब भावनाओं से संबंधित चीजों को बदल करके, जगह बदल करके, कोई उपकरण बदल करके किसी न किसी प्रकार से वो उस बालक को कुछ सिखाने के लिए क्या करता है, एक वातावरण तैयार करता है। एक वातावरण तैयार करता है जिसके कारण जो हमारा बालक है, जो विशेष आवश्यकता वाला जो बालक है, वो अपना शैक्षणिक कार्य जो है, शिक्षण कार्य जो है, वो उसको आसानी से कर पाता है। ये आपके जो है उत्तेजक शिक्षण वातावरण में जो हमें क्या क्या करना चाहिए, ये हम 5 बिंदुओं से हमने इनको समझा है। इसके अलावा इसकी ऐसे तत्व कौन कौन से हैं? कुछ तत्व भी इसके ऐसे हैं जिन तत्वों का होना या उन तत्वों के बारे में विचार करना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। ऐसे कौन से तत्व हैं जिन पर हम विचार करना आवश्यक होता है? इसमें यदि अपन बात करते हैं तत्वों की, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका संवेदी तत्व। इस पर हमको जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि संवेदी जो तत्व होता है, ये यदि अपन बात करें बालक की, तो उसकी चाहे वो ध्वनि से संबंधित कोई बात हो, सामग्री से संबंधित कोई बात हो, या बनावट, किसी उपकरण की बनावट हो, अक्षरों की बनावट हो, कक्षा कक्ष की बनावट हो, ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, संवेदी तत्वों के अंदर क्या होती है, निर्भर होती है। एक आपका इसके अंदर आ जाएगा स्वास्थ्य व कल्याण। स्वास्थ्य व कल्याण, स्वास्थ्य और कल्याण, ये आपको पता है कि एक बच्चे के अंदर जो मस्तिष्क होता है, वो उसकी शारीरिक स्वच्छता पर, शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत निर्भर करता है। मतलब एक अच्छे स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के अंदर ही अच्छा मस्तिष्क निवास करता है, ये अपन खूब जानते हैं। तो उनको इस बारे में हमें विचार करने की आवश्यकता होती है कि बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहे, उसके अंदर कोई ऐसी बीमारी ना हो, उसके अंदर कोई ऐसा शारीरिक कष्ट ना हो जिसके कारण उसको शिक्षण कार्य में, शिक्षण वातावरण में प्रॉब्लम हो, और उससे अच्छे स्वास्थ्य यदि उसका होगा तो उसका कल्याण आराम से हो सकता है। एक बात आती है आपकी सुरक्षा। सुरक्षा पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि बालक जो है वो सबसे ज्यादा अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, ये डिसेबल बच्चे होते हैं, डरे होते हैं, या इनको किसी भी चीज का आपको खतरा होता है, तो हमें इनका ध्यान रखना चाहिए, इनकी सुरक्षा को बराबर हमें देखते रहना चाहिए। एक बात आती है आपकी क्षेत्र।
क्षेत्र का मतलब होता है एरिया, आप जिस जगह का इस्तेमाल शिक्षण कार्य के लिए कर रहे हैं, मतलब जो स्थान, जो कक्षा कक्ष या जो विद्यालय शिक्षण कार्य के लिए हमने चुना है उसका क्षेत्र कैसा है, उसका वातावरण कैसा है। उसका वातावरण शांत होना चाहिए, ठीक है ना। वातावरण कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। उसमें अलग कक्षा कक्ष होने चाहिए, अलग कक्षा कक्ष, ये सारी चीजें वहां पर उपलब्ध होनी चाहिए। यदि किसी बालक को थेरेपी वगैरह की आवश्यकता है, किसी बालक को थेरेपी देनी है, तो थेरेपी के लिए भी अलग कक्षा कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए। एक बाहरी वातावरण तक पहुंच, बाहरी वातावरण तक पहुंच, बालक जो है वो बाहरी वातावरण तक भी अपनी पहुंच बनाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि इस बालक को आप इतना सीमित कर दें कि वो बालक केवल अपने पर सीमित हो जाए। उसको हम बाहरी शिक्षा पर भी हम जोर देंगे। उसको कौन सी शिक्षा पर भी जोर देंगे, बाहरी शिक्षा। ये बाहरी शिक्षा में आपका सामाजिक ज्ञान आ जाएगा, व्यवहार आ जाएगा, आचरण आ जाएगा, कैसा आचरण आपको किसके साथ करना चाहिए, ये सारी चीजें जो है और वो हमें बच्चे को कंप्लीट करानी चाहिए। ये हमारी जो है ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों में जो सामान्य व्यवहार करने की जो समस्याएं आती हैं, वो समस्याएं कौन कौन सी होती हैं, उन समस्याओं के बारे में हम थोड़ा विचार करेंगे। बालक की व्यवहार में कौन कौन सी समस्याएं उसके बीच में आती है, जिसके कारण बालक को प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है। बच्चों में सामान्य व्यवहार संबंधी समस्याएं, बच्चों में सामान्य व्यवहार संबंधी समस्याएं, बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्याएं, ये कौन कौन सी समस्याएं हैं जो बच्चों के अंदर आती है। तो सबसे पहले तो अपन को ये ध्यान देना है कि व्यवहार के प्रकार कितने होते हैं। व्यवहार के प्रकार, व्यवहार के सबसे पहले अपन को प्रकार पढ़ने। जैसे पहला प्रकार यदि अपन देखते हैं तो होता है कौशल व्यवहार। पहला व्यवहार हो गया आपका कौशल व्यवहार। कौशल व्यवहार का मतलब होता है, कौशल किसको कहते हैं हम, स्किल को। स्किल का मतलब हम बच्चे को एक ऐसी चीज सिखाएं, ऐसा शिक्षण कार्य उसको कराएं कि बच्चे को आगे अपना कोई भी व्यवसाय करने या किसी भी प्रकार से उसके अंदर कोई ऐसी कला हो जो वो अपने कार्यों को संपादन कर सके आसानी से। एक समस्या मूलक व्यवहार होता है, एक आता है अपना समस्या मूलक व्यवहार। समस्या मूलक व्यवहार, समस्या मूलक व्यवहार जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य तो नहीं हो, आयु के अनुरूप नहीं हो, लेकिन वो क्या है, समस्याओं का मूल जो है, समस्याओं की जो जड़ है, समस्याओं का जो निर्माण होने की जो जगह है, उसको वो आराम से पहचान जाए, उसको वो आराम से समझ सके। ये अपन को इसके अंदर व्यवहार के जो होते हैं, क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। अब यदि अपन बात आती है कौशल व्यवहार जो होता है जैसे, तो इसके अंदर अपन, मैंने आपको बताया पूरी चीजें जो होंगी वो व्यावसायिक होती है। कैसी होती है, व्यावसायिक। व्यावसायिक में माना कि आप किसी को मोटर कौशल सिखा रहे हो, आप दैनिक जीवन की कोई गतिविधियों के बारे में बता रहे हो, भाई हमें दैनिक जीवन के अंदर क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। चाहे आपकी कोई, आप बच्चे को भाषा सिखा रहे हैं कि कौन सी भाषा को किस प्रकार बोलना चाहिए, भाषण शिक्षण सिखा रहे हैं, या उसको पढ़ना सिखा रहे हैं कि भाई कैसे पढ़ा जाता है, पढ़ना सिखा रहे हैं, आप उसको लिखना सिखा रहे हैं, आप उसको संख्याओं का ज्ञान करा रहे हैं, आप उसको समय का ज्ञान करा रहे हैं, आप उसको कोई घरेलू पारिवारिक या सामाजिक चीजें सिखा रहे हैं,
या उसको आप कोई ऐसा पूर्व व्यावसायिक शिक्षा दे रहे हैं जो बच्चे को कुछ जो है वो पहले से ही आती है। अब अपन को आती है बात आती है समस्या व्यवहार कि व्यवहार में समस्या क्या है। समस्या व्यवहार कौन सा व्यवहार है? ये समस्या व्यवहार। कि व्यवहार के अंदर जो है वो समस्याएं क्या है। तो समस्याओं में यदि अपन बात करें, देखिए जैसे मेरी बात सबसे पहले आई हिंसक व्यवहार। सबसे बड़ी और सबसे पहली समस्या होती है, आपको पता है कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, डिसेबल बच्चे जो होते हैं, या मेंटल रूप से डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, मानसिक विमंद बच्चे होते हैं, उनके अंदर दिमाग की जो होती है वो कमी होती है। वो कोई भी हिंसक व्यवहार आपके साथ कर सकते हैं, वो अध्यापक के साथ भी कर सकते हैं। जैसे माना कि आपने किसी बच्चे को ये पेन दे दिया, तो वो बच्चा इस पेन के टुकड़े कर सकता है, इसको खराब कर सकता है, इसको खोल के फेंक सकता है, इसको कुछ ही कर। आपने उसको एक पुस्तक दे दी पढ़ने के लिए, उस पुस्तक को वो फाड़ सकता है। आपने नोटबुक दे दी लिखने के लिए, उस नोटबुक को वो खराब कर सकता है। कुल मिलाकर ये है कि इसका जो व्यवहार होता है वो हिंसक होता है। एक ये क्रोधी होते हैं। कैसे होते हैं ये? क्रोधी मतलब इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। आप इनसे कुछ भी करेंगे, कहेंगे, कुछ कार्य करने के लिए कहेंगे, कुछ पढ़ने के लिए कहेंगे, कुछ सीखने के लिए कहेंगे, तो इनको बड़े प्यार से आपको समझाना पड़ेगा, बड़े प्यार से आपको बोलना पड़ेगा। नहीं तो ये इतने क्रोधी स्वभाव के होते हैं कि ये आपसे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएंगे, रोने लग जाएंगे, लोटपीट हो जाएंगे, या भागेंगे, या कुछ भी वो आपके साथ कर सकते हैं। इनकी जो अगली समस्या होती है वो होती है दुर्व्यवहार। कौन सी होती है? दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार का मतलब होता है बुरा व्यवहार। ये क्या है? किसी के साथ में भी बुरा व्यवहार कर सकते हैं, किसी के साथ में भी ये बुरा व्यवहार कर सकते हैं। आपसे कुछ गलत बोल सकते हैं, आपसे अपशब्द बोल सकते हैं, आपकी कोई वस्तुओं को आपसे छीन सकते हैं, आपके ऊपर कोई चीज फेंक सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। एक इनका जो होता है, इनकी समस्या होती है खुद को नुकसान पहुंचाना। खुद को नुकसान मतलब ये बच्चे ऐसे होते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि ये बच्चे केवल आपको ही नुकसान पहुंचाएंगे, ये बच्चे केवल आपका ही कुछ करेंगे, आपसे ही गलत बोलेंगे, आपकी चीजों को नुकसान करेंगे। नहीं, ये बच्चे ऐसे होते हैं कि ये खुद का भी नुकसान कर लेते हैं। कभी कभी ये बालक जो है वो खुद के ऊपर शारीरिक नुकसान कर लेते हैं खुद के लिए, या कोई अन्य प्रकार का कोई भी नुकसान ये खुद के लिए कर लेते हैं। ऐसा भी इनका वो होता है। एक इनकी समस्या होती है अजीब व्यवहार। कैसा? अजीब व्यवहार। अजीब व्यवहार का मतलब होता है कि यदि कभी आप इनसे बात करोगे तो क्या तो आपसे बात करने लग जाएंगे, कि आपसे बात नहीं करेंगे, या आपसे कोई ऐसी बात करेंगे जो आपको भी लगेगा कि ये बात कौन सी करे। मतलब ये अजीब प्रकार का व्यवहार आपके साथ में करेंगे। एक इनका विद्रोही व्यवहार भी होता है। कौन सा व्यवहार होता है? विद्रोही व्यवहार। विद्रोही व्यवहार के अंदर ये आपका विद्रोह भी कर सकते हैं, आपके खिलाफ भी जा सकते हैं, ये आपसे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एक इनका असामाजिक व्यवहार होता है। असामाजिक व्यवहार। असामाजिक व्यवहार का मतलब होता है ये समाज के नियमों के विपरीत भी जा सकते हैं, ये आपके घर में चोरी कर सकते हैं, ये आपके घर की किसी चीज को उठा कर ले जा सकते हैं, क्योंकि इनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि ये वस्तु हमारी नहीं है। और एक इनका जो होता है वो भय वाला व्यवहार होता है। मतलब इनके अंदर डर भी होता है। ये आपसे डरते हैं, ये जानवरों से डरते हैं, ये हर चीज से डरते हैं। डरने की समस्या जो है वो इनके अंदर होती है। ये जो है इनकी व्यवहार वाली समस्याएं पाई जाती हैं इनके अंदर। ये आपको ध्यान रखनी है। आपसे कोई पूछता है व्यवहार की समस्याएं तो आपको इनके बारे में बताना है। ये आपकी कौन सी समस्याएं हो गई? व्यवहार वाली समस्याएं हो गई। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि एक जो बच्चे होते हैं स्पेशल एजुकेशन वाले, या स्पेशल बच्चे, या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे,
या आपको वो कह दे कि MR बच्चे मतलब मानसिक रूप से विमंद बच्चे, कैसे भी बच्चों की यदि आपसे समस्या व्यवहार के बारे में बात करें तो अपन इन बिंदुओं के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। ये आपके जो है वो व्यवहार संबंधी चीजें आपकी हो गई कि इन बच्चों का व्यवहार कैसा होता है। इन बच्चों का व्यवहार इन पॉइंट के आधार पर मैंने आपको बताया, कुछ पॉइंट आप याद रखें, सामान्य पॉइंट हैं, इनको आप आसानी से कर सकते हैं, आसानी से इनको याद भी किया जा सकता है। अब अपन पढ़ेंगे अगली चीज, व्यवहार का कार्यात्मक विश्लेषण। अगली चीज पढ़ेंगे अपन व्यवहार का कार्यात्मक विश्लेषण। व्यवहार का पढ़ेंगे अपन कार्यात्मक विश्लेषण। अब उसका सबसे पहले अपन जो है वो पढ़ेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो होता है वो सबसे पहला इसका उद्देश्य है कि उन चरों की हम पहचान करें जिसके कारण हम किसी प्रभाव की खोज कर सकें। मतलब ऐसे चरों का हम ज्ञान प्राप्त करें, ऐसे चरों की हम पहचान करें, ऐसे कार्यों की हम पहचान करें जिसके कारण जो बालक है उसके ऊपर कोई ना कोई प्रभाव की जो है वो खोज की जा सके। इसका जो लक्ष्य है, लक्ष्य का मतलब होता है अलग और उद्देश्य का मतलब होता है, उद्देश्य मतलब इस कार्य के लिए हम इसको कर रहे हैं, लक्ष्य मतलब ये चीजें जो है वो हमको पूरी करनी है। लक्ष्य में आपको 3 चीज आएंगी, समझ, इलाज और रोकथाम। इसके अंदर आपको कितनी चीजें आएंगी? 3, समझ, इलाज, रोकथाम। ये 3 चीज आपको इसके अंदर आएंगी। सबसे पहले समझ का मतलब होता है कि हमें सबसे पहले जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो हमारे डिसेबल बच्चे हैं, उनको सबसे पहले हमें उनकी चीजों को समझना है। इसके बाद उसका कोई ना कोई हमको उपचार करना है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर क्या होता है कि ये समस्या यदि रेगुलर जो है वो बार बार जो चल रही है तो इसको आगे के समय में, आगे भविष्य में ये चीजें ना हो, इसके लिए हम उसका पहले से ही इलाज करके रखें, मतलब उसकी हम क्या करें, रोकथाम करें। अब समझ कब होगी? जब आपका समझ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मूल्यांकन करना पड़ेगा। यदि बात आती है समझ की तो आपको इसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। समझ के लिए क्या करना पड़ेगा? मूल्यांकन। मतलब आप उसको समझोगे कैसे, और समझने के लिए आपको उसका एवोल्यूशन करना पड़ेगा, मतलब मूल्यांकन करना पड़ेगा। अब मूल्यांकन भी क्या होता है? मूल्यांकन अप्रत्यक्ष भी होता है, प्रत्यक्ष भी होता है, और एक कार्यात्मक होता है, मतलब प्रैक्टिकली होता है। मतलब 3 तरह के आपके ये मूल्यांकन यहाँ पर बताए गए हैं। एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष, और एक होता है आपका कार्यात्मक। एक होता है कार्यात्मक। इसको आप प्रायोगिक भी बोल सकते हो, मतलब इसको आप प्रैक्टिकल भी बोल सकते हो। कैसे? प्रैक्टिकल। एक तो हम किसी चीज का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करें, मतलब आपसे मेरा डायरेक्ट यदि आपको कोई चीज मुझे पूछनी है तो मैं आपसे डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से पूछूं, डायरेक्ट पूछूं। एक मैं किसी का मूल्यांकन अप्रत्यक्ष रूप से करूं जिससे कि सामने वाले को पता भी नहीं चले और मैंने उसका मूल्यांकन भी कर लिया, और एक मैं उसका मूल्यांकन कार्यात्मक ढंग से करूं, मतलब उससे कार्य करवा के करूं कि भाई आप मेरे सामने इस काम को करके दिखाइए, तो वो आपका कार्यात्मक मूल्यांकन होता है। कार्यात्मक मूल्यांकन होता है। इसके अंदर क्या होता है? मूल्यांकन के अंदर आपको पता है कि बहुत सारी जो है इसके लाभ भी है, मतलब इसके फायदे भी हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इनके मतलब इसकी सीमाएं भी हैं। सीमाएं मतलब इसके अंदर
दोष भी है, क्योंकि आपको पता है किसी का मूल्यांकन करने के लिए अपन उस समय, जिस समय मूल्यांकन उसका किया जा रहा है, तो उस समय उसका जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे, जितने भी बच्चों का हम डेटा संग्रहित करेंगे, तो इतने बड़े डेटा को संग्रहित करना, उसमें फिर अनुमान लगाना, उसमें फिर एक विश्वसनीयता रखना, लोगों का विश्वास बनाए रखना, ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत टिपिकल होती हैं। लेकिन इन चीजों को करना भी बहुत जरूरी होता है। यदि बात आती है अपन की कार्यात्मक और प्रायोगिक विश्लेषण की, तो कार्यात्मक और प्रायोगिक विश्लेषण के अंदर मूल्यांकन करना जो है वो हमारा बहुत ठीक रहता है, लेकिन इसके हमारे लिए जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो अस्पष्ट होते हैं। परिणाम कैसे प्राप्त होते हैं? अस्पष्ट होते हैं, क्योंकि हमें इसमें किसी को सामने से करके हमें देखना पड़ता है, सामने से उसको कोई भी कार्य देकर उससे सामने से करवाना पड़ता है अपने सामने। ये चीजें इसके अंदर आती है। अब यदि बात आती है अपन की आगे, जो हमारी बात आती है वो आती है आपकी कि विशिष्ट स्थितियों में कोई ऐसी स्थिति अपन के सामने कोई आ जाए तो सामान्य व्यवहार के स्तरों को मतलब मापा तोला कैसे जाएगा। मतलब इसका मूल्यांकन करने के लिए जो आप माप तोल करेंगे, जो आप देखेंगे कि इस बच्चे के अंदर जो है वो कितना ज्ञान है, कितना सीखा, क्या सीखा, तो ये कैसे आप उसको माप तोल कर पाएंगे। माप तोल करने के आपके इसमें इनको हम तरीके किए जाते हैं, तरीके कह सकते हैं। सामान्य व्यवहार की माप तोल। आप उस सामान्य व्यवहार की माप तोल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यदि इसके अंदर अपन बात करें तो ये हो गया ध्यान की स्थिति। बच्चे की हम सबसे पहले इस स्थिति को देखेंगे। कौन सी स्थिति को देखेंगे? ध्यान वाली स्थिति को देखेंगे कि बच्चा जो है वो किसी की भी चीज पर कितना ध्यान अपना दे रहा है, कितना ध्यान उसका उस पर आकर्षित हो रहा है। अगली जो चीज आती है इसकी मूर्त स्थिति। मूर्त स्थिति के अंदर हम बच्चे की जो जिसमें जो बच्चा है उसकी प्रत्येक जो समस्या ग्रस्त जो उसका व्यवहार है उसकी जो भी, जैसे माना कि उसको कोई चीज खाने की पसंद है, उसको कोई चीज खेलने की पसंद है, तो हम जो चीज उसकी खाने या खेलने जो उसको पसंद है उस पसंद की वस्तु को उसके सामने रखा जाएगा, उसके सामने उसको दिया जाएगा और उस वस्तु से हम एक उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि ये वस्तु के साथ में कैसा व्यवहार करता है। एक अपन की जो होती है वो है मांग की स्थिति। किसकी स्थिति है? मांग की स्थिति, मतलब डिमांड। मतलब बच्चे की अपन को क्या करना है? डिमांड देखनी है। उसमें कोई भी ऐसा अपन बच्चे से पूछ सकते हैं कि भाई आपको खाने में क्या खाना है, खेलने में क्या खेलना है, पढ़ने में क्या पढ़ना है, आपको कौन सी चीज की आपकी इच्छा है, सोने की इच्छा है, जो भी है अपन उसकी मांग की स्थिति को यहाँ पर देख सकते हैं। एक इसके अंदर खेल भी आ जाएगा, खेल की स्थिति। इसके अंदर कौन सी स्थिति आ जाएगी? खेल की स्थिति। बच्चे को मतलब हम खेल के द्वारा भी उसकी स्थिति को देख सकते हैं। मतलब उसको खेलने के लिए खिलौने हम उपलब्ध करा सकते हैं, खेलने की सामग्री हम उसको उपलब्ध करवा सकते हैं और उसकी व्यवहार की सकारात्मकता को हम पहचानेंगे। एक अकेले की स्थिति भी इसके अंदर आती है, अकेलेपन की स्थिति। अकेलेपन की स्थिति मतलब बच्चे को हम अकेला छोड़ें और बच्चे को अकेला छोड़ने के बाद में उसके व्यवहार का क्या करेंगे? हम देखेंगे, उसके व्यवहार का मूल्यांकन करेंगे कि भाई अकेला बच्चा होने पर वो क्या करता है, वो कैसा व्यवहार करता है, वो पहले जैसा व्यवहार करता है, उसके पास कोई समस्या आती है कि नहीं आती है, वो किसी समस्या को सही ढंग से उसको दूर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो समस्या आ रही है तो फिर वो क्यों आ रही है, ये सारी चीज का जो है हम मूल्यांकन करेंगे उसके अकेलेपन को देखकर। मतलब उसको अकेला हम छोड़ने के बाद में और
हम उसकी हर एक्टिविटी को क्या करेंगे, हम नोटिस करेंगे, हर एक्टिविटी को हम देखेंगे। अब अपन जो पढ़ेंगे व्यवहार प्रबंधन की तकनीक है। अब अपन पढ़ेंगे व्यवहार प्रबंधन की तकनीकें। व्यवहार प्रबंधन की तकनीक। व्यवहार प्रबंधन की तकनीक, ये अपन संज्ञानिक और इसमें आपको दो तरह की आपको तकनीक आपको मिलेंगी। एक जैसे मतलब जो अपन के व्यवहार को प्रबंधित करने के लिए, व्यवहार को मैनेज करने के लिए अपन दो तरह की तकनीक अपनाएंगे, एक संज्ञानिक और व्यवहार। ये दो तरह की तकनीक जो है वो हम यूज करेंगे। यहाँ पर यदि अपन बात करते हैं कि व्यवहार होता क्या है, व्यवहार को आपको खूब पता है कि जो व्यवहार, जो तरीके हम बच्चे को किसी भी चीज को समझाने के लिए, बच्चे को किसी भी चीज के लिए सिखाने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं, वो जो एक्टिविटी हमारी होती है, जो कार्य हमारे होते हैं, उनको हम व्यवहार कहते हैं। व्यवहार प्रबंधन कार्यक्रम जो होता है, इसमें कौन कौन से चरण शामिल हैं? कार्यक्रम के चरण। व्यवहार प्रबंधन जो कार्यक्रम है, ये इस कार्यक्रम के चरण कौन कौन से हैं, ये चरण हम देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा चरण होगा कि समस्या व्यवहार की पहचान करना। समस्या व्यवहार की पहचान। सबसे पहला हमारा चरण है कि बच्चे के व्यवहार में जो समस्या आ रही है, सबसे पहले हम उसकी क्या करेंगे, पहचान करेंगे, और पहचान करने के बाद ही हम उसका कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी समाधान हम ढूंढ सकते हैं। एक अगला होता है इसका विवरण, समस्या व्यवहार का विवरण। समस्या व्यवहार का विवरण। जब हमने समस्या की व्यवहार की कोई भी पहचान करनी, तो इसके बाद में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसका विवरण देखेंगे, उसको पूरा ढंग से हम उसको उसका अध्ययन करेंगे कि भाई ये समस्या जो है वो किस प्रकार जा सकती है। इसके बाद में हम समस्या व्यवहार का चयन करेंगे। समस्या व्यवहार का चयन जब हमको पूर्ण रूपेण पता चल जाएगा, तो हम उसका सबसे पहले, उसके बाद में क्या करेंगे, चयन करेंगे, चुनाव करेंगे कि भाई समस्या व्यवहार में कौन सी जगह, कहां पर कौन सी जगह समस्या आ रही है। इसके बाद में हमको पुरस्कारों की पहचान। पुरस्कारों की पहचान अपन को यहाँ पर करनी चाहिए, क्योंकि हम बालक के अंदर एक जोश लाने के लिए, उसकी समस्याओं का निवारण करने के लिए हमको ये कार्य करना बहुत जरूरी होता है। एक उसका हमको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, एक उसको क्या करना पड़ेगा, हमको रिकॉर्ड रखना। मतलब आपने जो भी कार्य किया है, या आप जो भी उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो भी कार्य आपने किया है, उसका आपको जो है एक रिकॉर्ड रखना हमको पड़ता है। इसके अलावा जो चीजें हैं, उसके अलावा जैसे हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं, कार्यात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। कार्यात्मक विश्लेषण जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्रैक्टिकली हम उसके विचार जो हैं वो जान सकते हैं, प्रैक्टिकली हम उसके व्यवहार की पहचान कर सकते हैं, और इसके बाद हम उसका लास्ट में क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, एवोल्यूशन करेंगे कि भाई हमने जो ये सारी चीजें की हैं, इसका हमको क्या फायदा हुआ है, इससे कुछ फायदा हमको हुआ है या नहीं हुआ है। अब अपन पढ़ेंगे इसकी जो है वो तकनीक। अब इसकी हम क्या पढ़ेंगे, तकनीक। ये हमारे कार्यक्रम के चरण थे कि किन तकनीकों के द्वारा हम समस्या व्यवहार को जो है वो ठीक कर सकते हैं, समस्या व्यवहार को हम सही कर सकते हैं। इसकी क्या पढ़ेंगे अब हम
तकनीक। क्या पढ़ेंगे? तकनीक। पहली जो तकनीक है, पूर्व वृत्त को बदलना। पूर्व वृत्त को बदलना। कभी कभी क्या होता है कि बालक के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत पहले से चली आ रही हैं और उसको ये पता नहीं है कि भाई यही मेरे लिए समस्या का कारण बना हुआ है या इससे मुझे कोई समस्या आगे पैदा होने वाली है, तो वो उसको आगे बढ़ाता रहता है, उसी के अकॉर्डिंग वो चलता रहता है। तो सबसे पहले अपन को ये करना होगा कि हम उसकी पूर्व वृत्त जो कारक हैं, उसके पूर्ववत जो समस्याएं हैं, उनको हम देखेंगे और उनकी हम पहचान करेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे? उनको हटाएंगे, उनको हम दूर करेंगे। एक होता है आपका विलुप्तीकरण। विलुप्तीकरण, विलुप्तीकरण मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमें विलुप्त करना पड़ेगा, जिनको हमें निष्क्रिय करना पड़ेगा, जिनको हमें अनदेखा करना पड़ेगा। और अनदेखा करेंगे, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बालक के अंदर जो फालतू में बालक को परेशान करती हैं, और यदि उन्हीं बातों को आप बार बार रिपीट करोगे तो वो बालक को और ज्यादा परेशान करेगी। तो हम उन बालक की उन बातों का क्या करेंगे? विलुप्तीकरण करेंगे, मतलब उनको हम अनदेखा कर देंगे। एक होती है तकनीक टाइम आउट। टाइम आउट एक तकनीक क्या होती है? टाइम आउट। इसमें क्या होता है कि एक विशेष अवधि बालक को दी जाए और उस विशेष अवधि में बालक यदि उस कार्य को नहीं किया कर पाता है तो उसको हम जो हमने पुरस्कार रखा है, कोई प्राइज हमने रखा है, तो उस प्राइज वाली चीज से हमको क्या कर देना है? उसको हटा देना, उसको हम क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। ठीक है ना? तो अलग करने से क्या होगा कि बालक जो है अगली बार इस चीज का ध्यान रखेगा। एक शारीरिक संयम, एक होता है शारीरिक संयम, मतलब शारीरिक रूप से जो बालक है वो कंट्रोल में होना चाहिए। उसकी जो कुछ समस्याएं, शारीरिक जो गतिविधियां हैं, उसको प्रतिबंधित करना पड़ता है हमको। जैसे कोई ऐसी एक्टिविटी बालक कर रहा है जिससे बालक को कोई परेशानी आ रही है, बालक को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उनको क्या करेंगे? प्रतिबंधित कर देंगे, मतलब उसको रोक लगा देंगे। एक प्रतिक्रिया लागत होती है, एक होती है प्रतिक्रिया लागत। प्रतिक्रिया लागत के अंदर जो होता है, ये हमारे जो बच्चे का जो व्यवहार है, जैसे माना कि आपने किसी बच्चे के अच्छे व्यवहार को देखकर माना कि मैंने उसको प्राइज दे दिया, एक पेन उसको प्राइज दे दिया मैंने, और यदि बच्चा प्राइज मिलने के बाद में उस व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन करता है, मतलब वो वापस से उस व्यवहार को छोड़ देता है, तो मैं क्या करूंगा? उससे उस प्राइज को वापस ले लूंगा। क्या करूंगा? मैं इसको प्राइज को वापस ले लूंगा। तो ये होती है प्रतिक्रिया लागत तकनीक। एक होता है अति सुधार। अति सुधार एक क्या होता है? अति सुधार। अति सुधार में जो हमारे बच्चे का जो सामान्य व्यवहार है उसमें क्या होती है कि थोड़ी सी कमी आती है और उस व्यवहार के कोई उचित तरीके हम यहाँ पर उसको सिखाते हैं। कौन से तरीके सिखाते हैं? उचित तरीके। जैसे आपको लगेगा कि भाई इसके व्यवहार में कोई कमी है, कोई समस्या आ रही है, तो हम उसको क्या करेंगे? उसकी कोई उचित तरीके उसके अंदर उसको सिखाएंगे और इस तकनीक को लागू करने के बाद में उस बालक के अंदर क्या होता है? बहुत अधिक सुधार देखा जाता है। अप्रसन्नता व्यक्त करना, अगला है आपका अप्रसन्नता व्यक्त करना। अप्रसन्नता व्यक्त करना माना कि आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक ने किसी भी बालक को किसी भी समस्या के से उसको समस्यात्मक व्यवहार को दूर करने के लिए उसको कुछ सिखाया है, उसको कोई उसने ज्ञान दिया है, कुछ शिक्षण कार्य करवाया है। यदि वो बच्चा जो है उसको उसका जवाब ना दे, उसको रिपीट करके उसको कुछ ना बताए, तो हम एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि वो उससे अप्रसन्नता व्यक्त करे, मतलब वो उससे थोड़ा नाराज हो जाए। नाराज होने से उसके अंदर एक अलग प्रकार की एक्टिविटी होगी कि नहीं, मेरे टीचर जो है वो मुझसे नाराज हो गया, मुझे ये काम करना चाहिए। एक भय के लिए क्रमिक प्रदर्शन, भय के लिए क्रमिक
प्रदर्शन, भय के लिए क्रमिक प्रदर्शन। इसमें क्या है, बच्चों को भय जो है, डर जो है, वो बच्चों के अंदर बहुत कम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बच्चा इतना डर जाए कि वो आपसे कोई चीज सीखने ना पाए, आपसे कोई चीज सीखने में वो डरने लग जाए। तो इन चीजों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वो बालक जो है वो हमसे डरे नहीं। एक इसके अलावा जो होता है वो होता है अपन की एक विभेदक पुरस्कार भी होता है। विभेदक पुरस्कार, पुरस्कार के द्वारा, तकनीक के द्वारा भी हम बालक को जो है कोई भी चीज, कोई भी तकनीक जो है वो सिखा सकते हैं। एक स्वयं प्रबंधन तकनीक, एक स्वयं प्रबंधन तकनीक है। स्वयं प्रबंधन तकनीकों के अंदर आता है कि बालक जो है वो खुद अपनी किसी भी कार्य को आत्म अवलोकन करके करे, आत्म मूल्यांकन करके करे, मतलब खुद उस कार्य के बारे में समझे और खुद उस कार्य का मूल्यांकन करके ये देखे कि भाई ये कार्य जो है वो सही हो पा रहा है या गलत हो पा रहा है, और उसको स्वयं संकेत करे, स्वयं पुरस्कार, ये सारी चीजें जो है वो खुद यदि करे तो ये जो है वो हमारी तकनीक है, ये हमारी व्यवहारात्मक तकनीक है। एक अपन को जो है इसके अंदर एक थेरेपी भी आती है, सीबीटी, सीबीटी थेरेपी आती है। उस थेरेपी को भी आपको थोड़ा सा ज्ञान होना वो आवश्यक है कि सीबीटी थेरेपी क्या होती है, मतलब सीबीटी क्या होती है। सीबीटी ये एक प्रकार की क्या होती है, थेरेपी है। क्या होती है, ये थेरेपी होती है। अब थेरेपी कौन सी होती है, ये जो हमारी थेरेपी है सीबीटी, ये थेरेपी जो है वो हमारे मनोविज्ञान पर आधारित होती है। ये किसके ऊपर आधारित होती है, मनोविज्ञान पर आधारित होती है। और इसको हम संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी के नाम से जानते हैं। यदि अपन इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी होती है। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, ये इसको आप सीबीटी बोल सकते हैं, इसको आप सीबीटी बोल सकते हैं। मतलब इसमें अपन को क्या करना पड़ता है कि बालक के अंदर कोई समस्या लगातार बन रही है तो उस बालक के हम व्यवहार को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, उसकी समस्याओं का प्रबंधन करने में इसको मदद मिलती है। जैसे माना कि कोई भी चिकित्सक जो है वो कंप्यूटर आधारित कार्यक्रमों के द्वारा ये हमारी सीबीटी की तकनीकों का उपयोग करता है और उस बालक के अंदर इस थेरेपी की मदद के द्वारा उस बालक के अंदर उसके व्यवहार को चेंज किया जा सकता है या उसके व्यवहार को सुधारा जा सकता है। इसके अंदर अपन को कि भाई ये काम कैसे करती है सीबीटी, सीबीटी काम कैसे करती है, सीबीटी का क्या होता है, इसमें अपन को विचार, भावना और शारीरिक संवेदना, ये सारी चीजें अपन को इसके अंदर काम आती है। विचार हो, उसके भावना हो और संवेदी क्रियाएं, संवेदी क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं, संवेदनाएं जिनको अपन बोल सकते हैं, इनको हम संवेदनाएं भी बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। सीबीटी जो है उसमें हमारी बच्चे के अंदर यदि कोई इनसे संबंधित कोई नकारात्मक यदि विचार आ जाते हैं, कौन से विचार आ जाते हैं, नकारात्मक विचार यदि आ जाते हैं तो ये जो सीबीटी है इसके क्या होते हैं, दुष्परिणाम सामने आते हैं। क्या आते हैं, दुष्परिणाम। और यदि इसके अंदर हमारे सकारात्मक विचार होते हैं तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारे लिए बहुत काम की होती है। और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो बालक के अंदर हर चीज से बचाव के लिए किया जा सकता है। उसको कोई चीज आपको सिखानी है, कोई चीज आपको उसको समझानी है, चाहे वो व्यावहारिक है, चाहे वो शैक्षणिक है, चाहे वो किसी भी प्रकार की है। अब अपन पढ़ेंगे एक समावेशी शिक्षा। इसमें एक छोटा सा टॉपिक आपका और है
लास्ट पार्ट में समावेशी शिक्षा, जिसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। देखिए यदि मैं बात करूं शिक्षा की, तो एक यहां पर मैं 3 तरह की शिक्षा आपको लिख रहा हूं। एक होती है सामान्य, एक होती है विशेष, और एक होती है समावेशी शिक्षा। ये 3 शिक्षाएं होती हैं, 3 ही तरह के आप इसको विद्यालय के रूप में भी मान सकते हैं, कि जहां पर सामान्य शिक्षा प्रदान की जाती है वो सामान्य विद्यालय होते हैं, जहां पर विशेष शिक्षा प्रदान की जाती है वो विशेष विद्यालय कहे जा सकते हैं, लेकिन जहां पर समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है वो समावेशी विद्यालय होते हैं। अब इनका मतलब क्या है, इनको आप थोड़ा सा समझ लें कि सामान्य में यहाँ पर बालक भी कैसे होते हैं, सामान्य होते हैं, सामान्य बालक होते हैं। यदि विशेष की बात आती है तो यहाँ पर विशेष बालक होते हैं, कैसे होते हैं, विशेष बालक। और समावेशी में दोनों प्रकार के होते हैं। मतलब यदि कोई भी ऐसा विद्यालय जो सामान्य शिक्षा प्रदान कर रहा हो, लेकिन वहां पर कुछ बच्चे स्पेशल वाले आ जाते हैं, विशेष शिक्षा वाले आ जाते हैं, तो ये सामान्य विद्यालय इन विशेष शिक्षकों, विशेष बालकों को क्या देता है, शिक्षा देता है। तो हम इस शिक्षा को समावेशी शिक्षा के नाम से जाना जाता है, जानते हैं। मतलब ऐसी शिक्षा जो बालक को सामान्य शिक्षा के साथ साथ उसको हम विशेष शिक्षा भी प्रदान करते हैं, तो इसको हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। अब ये समावेशी शिक्षा जो है, जो क्यों हमारे काम में लाई जाती है, इसका कारण क्या है, मतलब इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमको पता है कि हमारे विशेष बालक जो है, मतलब डिसेबल बच्चे जो हैं, वो लगभग हर क्षेत्र के अंदर मिल जाते हैं, हर गांव के अंदर मिल जाते हैं, हर शहर के अंदर मिल जाते हैं, हर जगह पर मिल जाते हैं। लेकिन वहां पर उनको पढ़ने के लिए, उनको विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष विद्यालय की सुविधा नहीं होती है, विशेष विद्यालय की सुविधा नहीं होती है। अब विशेष विद्यालय की सुविधा नहीं है तो वो बच्चा सामान्य बालकों के साथ में सामान्य शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हमारी सरकार के द्वारा एक, आपको मैं बता दूं कि नई शिक्षा नीति के अंदर ये प्रावधान भी किया गया है कि प्रत्येक सामान्य विद्यालय के अंदर एक विशेष अध्यापक का होना बहुत जरूरी है। उसका कारण है हमारा समावेशी शिक्षा। उसका कारण क्या है, समावेशी शिक्षा। गवर्नमेंट ये चाहती है कि सामान्य बालकों के साथ में ही विशेष बालक जो है वो शिक्षा ग्रहण कर सकें, मतलब वो अपने आप में एक हीन भावना महसूस नहीं कर पाए कि भाई हम तो पता नहीं पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, वो बच्चा तो स्कूल जाता है, हमारा तो स्कूल ही अलग है, हमारी शिक्षा अलग है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये बालक के अंदर ना आए, इसके लिए हमारी सरकार जो है वो समावेशी शिक्षा पर क्या दे रही है, जोर दे रही है। तो ये समावेशी शिक्षा हमारी होती है। ये समावेशी शिक्षा के बारे में आपको ये जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और ये समावेशी शिक्षा, और हम इसके बारे में ज्यादा हम अध्ययन नहीं करेंगे और कोई इसमें कुछ ज्यादा है भी नहीं। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, और ये आपको अच्छी तरीके से पता चल गया। ये हमारी आज की यूनिट 5 जो है वो खत्म हो गई, और आपकी यूनिट 5 खत्म होने के साथ साथ हमारा जो ये 4th जो पेपर है, 4th पेपर भी आपका आज समाप्त हो गया है। अगले पेपर की वीडियो हम, नेक्स्ट वीडियो जो आपको आएगी वो अगले जो भी पेपर की आएगी, पेपर का नाम आपको सबसे पहले बताया जाएगा, और उसके बाद उसकी भी हम 5 यूनिटों की एक वीडियो हम रिकॉर्ड कर देंगे। मतलब 5 यूनिटों की 5 वीडियो हम एक पेपर की हम और भी आपको रिकॉर्ड करके भेज देंगे। आप अपनी थोड़ी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि अभी आपकी परीक्षाएं जो हैं
वो लगभग 1.5 महीने बाद है, मतलब 20 मई से जो है वो आती है, वो 20 जून से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है। जून की फर्स्ट वीक में आपके प्रैक्टिकल भी है, तो 1.5 महीने में आप जो है अपनी पढ़ाई आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप हमारे चैनल को देखते रहिए भैया, सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, और आप कमेंट करिए, लाइक करिए, दूसरे बच्चों तक भी इसको पहुंचाइए, और हम आपको अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू।